वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स ये एएनएम की हमारी 6वीं क्लास है और फ्रेंड्स जितनी भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। ब्लैक एंड डिकम्पोजिंग टिश्यू दैट इज डिवाइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, समझ लें तभी आंसर दें। ब्लैक एंड डिकम्पोजिंग टिश्यूज दैट इज डिवाइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज। काला पड़ गए या काले पड़ गए व सड़े हुए या सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। मतलब कोई टिश्यूज है जो मतलब सड़ गया है या काला पड़ गया है और उसमें ब्लड का संचरण नहीं हो रहा है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी कई कई बार पूछे गए हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है, ये सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से एएनएम की वैकेंसी भी नहीं आई थी और इस बार देखिए 5272 वैकेंसी आई है। 5272 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, गैंग्रीन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, गैंग्रीन। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं थोड़ा सा। जब शरीर के किसी हिस्से में मौजूद ऊतक मरने लगते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं या मरने लगते हैं, तो उसमें तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पैर के तलुओं में कभी कभी उंगलियों में भी ऐसा होता है कि टिश्यूज मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, गैंग्रीन के नाम से जानते हैं। ऐसा प्रायः तब होता है, ठीक है, ऐसा तब होता है जब शरीर के ऊतक को या ऊतकों को जो टिश्यूज हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, अगर वो बिना जूते के अगर रहते हैं तो क्या होता है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती अच्छे से, तो वहाँ पे गैंग्रीन बनने लगते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, वेट गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक है, गीला गैंग्रीन। अब यहाँ पे यह स्थिति शरीर के कुछ विशेष भागों में ही विकसित होती है। जैसे आपने देखा कि ये जो स्थिति है वो शरीर के कुछ विशेष भागों में ही उत्पन्न होती है, जहाँ पे जैसे खुली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पैर हो गया, हाथ हो गया, अंदरूनी अंग। पैर है, हाथ है, अंदरूनी अंदरूनी अंग गैंग्रीन मुख्य प्रकार से 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक ये ड्राई गैंग्रीन होता है, एक वेट गैंग्रीन होता है। वेट गैंग्रीन मैंने बताया कि किस तरह से होता है। ज़्यादातर बर्फ़ में रहने वाले लोगों के साथ में ऐसा होता है जो वेट गैंग्रीन है। और यहाँ पे गैस गैंग्रीन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गैंग्रीन है वो 3 प्रकार का होता है, अभी आपने पढ़ा है। और इसका मेन जो लक्षण है या मेन कारण है, कॉज है, वो यही है कि उस जगह पर ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। ब्लड की सप्लाई क्या होती है, रुक जाती है, ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैंग्रीन होने लगता है या गैंग्रीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो वहाँ के जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। यहाँ के जो ऊतक होते हैं, क्योंकि आपके शरीर की जो मरम्मत करता है वो आपका टिश्यूज होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है। जो प्रोटीन होता है वो आपके टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है। लेकिन जब यहाँ पे आपके जो टिश्यूज हैं और सेल्स वगैरह जब डैमेज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फिर टिश्यूज तो मर जाएंगे। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा तो वहाँ पे जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, वो क्या हो गए, मृत हो जाएंगे। बॉडी सेल्स भी मृत हो जाएंगी, जहाँ 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 मतलब जहाँ जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, गैंग्रीन हो जाता है। और गैंग्रीन 3 प्रकार का होता है, आपने देख भी लिया है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू
अर्थात हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे 106 फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर, ये ऐसा होता है फ्रेंड्स कि 105 106 फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब आपको लू लगती है, हीट स्ट्रोक होता है, तो बॉडी में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, जब पानी की कमी होगी तो टेम्परेचर और अधिक होगा। यहाँ पे रैपिड पल्स रेट, नब्ज तेज चलना, नब्ज क्या होती है, तेज चलने लगती है। हॉट एंड ड्राई स्किन, जो आपकी स्किन होती है कैसी हो जाती है, हॉट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और क्या होता है, शुष्क चमड़ी, सूखी हुई चमड़ी हो जाती है। जब वहाँ पे क्या होता है, ब्लड किसी बॉडी से ब्लड सॉरी यहाँ पे मतलब पानी की जो मात्रा है, अगर जब आपके वाटर आपके बॉडी से सब सूख जाएगा या निकल जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से, जब आपको हीट स्ट्रोक होता है तो यही दिक्कतें होती हैं कि जो चमड़ी होती है, आपकी स्किन होती है, बिल्कुल शुष्क पड़ जाती है, सूख जाती है। ठीक है, तो ये लक्षण है आपके ABC। ठीक है, ये तीनों लक्षण क्या हैं, ये पाए जाते हैं जब आपको लू लगती है, तो ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। बट यहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अब पसीना कहाँ से आएगा, जब बॉडी में जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उसमें जब पानी ही नहीं रहेगा। हीट स्ट्रोक तभी तो होता है जब आपके पानी का लॉस हो जाता है ना, बॉडी पे बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो पसीना कहाँ से निकलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लू चल रही टेम्परेचर की वजह से। वैसे भी आपकी जो बॉडी सेल्स हैं वहाँ से पसीना निकल जाता है, और पसीना निकलने की वजह से किसी किसी को पसीना निकल ही नहीं पाता, इतनी ज़्यादा जो बाहरी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि गर्मियों के समय में क्या होता है, हीट स्ट्रोक तो आपको गर्मियों के समय में ही लगता है ना। जब गर्मी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में अगर लू लग जाएगी, आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो आपको जो स्वेटिंग है, अत्यधिक पसीना आना नामुमकिन है ना, पसीना आ ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी आपकी क्या है, सूख गई है। बॉडी के जो आपके बॉडी से जो वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, इस वजह से जो आपकी स्किन है वो क्या हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, अगर समय से इलाज नहीं होगा तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ है या फीवर है, इस तरह की अगर कंडीशन जो ऊपर बताई गई हैं, ये कंडीशन है, हॉट एंड ड्राई स्किन, रैपिड पल्स रेट, बहुत ज़्यादा नब्ज का तेज चलना, और 106 फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर अगर हो जाए, आपको अपना जैसे मतलब आपको फीवर आया और तुरंत आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, 105 106 अगर इस तरह से बॉडी टेम्परेचर आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं कि लू अर्थात हीट स्ट्रोक, लू को ही हीट स्ट्रोक कहा जाता है अत्यधिक तापमान में लंबे समय तक रहने से। अभी मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा लू और गर्मियों के मौसम में जब वहाँ पे लंबे समय तक आप रहेंगे, ठीक है, धूप वगैरह के जब संपर्क में, गर्मियों में वैसे भी बहुत खतरनाक लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसके कारण आपको हीट स्ट्रोक होता है और इसमें तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, अगर आपको लू लगी या हीट स्ट्रोक हुआ है तो तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। आमतौर पर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी, ठीक है, तथा शरीर के तापमान नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण क्या होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कंट्रोलर कौन होता है, हाइपोथैलेमस, आपकी बॉडी का जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, ताप नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है ना। और जब आपका हाइपोथैलेमस फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करने में क्या होता है, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तब क्या होता है, लू अर्थात हीट स्ट्रोक वगैरह की संभावनाएं हो जाती हैं। शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट से अधिक होना, जैसे मैंने बताया कि 104 105 106, अगर मतलब 104 के ऊपर अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर है तो आपको तुरंत आवश्यकता है, मतलब इलाज की आवश्यकता है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, लाल, गर्म और सूखी त्वचा, सांस लेने में भी परेशानी होती है, जब आपको हीट स्ट्रोक होती है तो सांस लेने में परेशानी होती है, धड़कन का तेज हो जाना, गर्मी के बावजूद पसीना ना आना, मतलब कि इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी के बावजूद भी आपको पसीना नहीं आता है, चक्कर आता है, तेज सिर दर्द होता है आदि, अगर ये जो हैं हीट स्ट्रोक के सभी लक्षण हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन, ट्रेकोमा किस अंग का संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन्स, ट्रेकोमा किस अंग का संक्रमण है।
बताएं फ्रेंड्स ये किस अंग का संक्रमण है जो ट्राइकोमा होता है। तो सभी को पता है ट्राइकोमा आपके कहाँ होता है, आंखों में होता है। ठीक है, ये आंखों का संक्रमण है आपके। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि ट्रैकोमा आंख की एक संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? एक संक्रामक बीमारी है जो बैक्टीरियल या बैक्टीरियम क्लेडीमिया, ठीक है, क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटिस, ये किससे होता है? बैक्टीरियम क्लेडीमिया ट्रैकोमाइटिस के कारण होती है। ट्रैकोमा संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से और संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करने से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? जो क्वेश्चन है और एक्सप्लेन को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेन से समझ में आता है ये होता कैसे है। जो आपको ट्रैकोमा है या आंखों की जो बीमारी है ये किस तरह से होती है और किस बैक्टीरिया से होती है? तो बैक्टीरियम क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण होती है। जो आपका ट्रैकोमा हो जाता है आपकी आंखों में, और ट्रैकोमा संक्रमित त्वचा के संपर्क में, जो किसी कोई व्यक्ति है जो ट्रैकोमा से संक्रमित है उसके संपर्क में आने से और संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करने से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें भी आसानी से ये फैल जाता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधापन का सबसे प्रमुख या मुख्य कारण माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, proportion of spousal violence in India against इवर मैरिड वुमेन एज। कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपति हिंसा होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी % हिंसाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज, प्रोपोर्शन ऑफ स्पोजल वायलेंस इन इंडिया अगेंस्ट एवर मैरिड वुमेन इज। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा जो है वो कितने % होती है? तो फ्रेंड्स 2 यहाँ पे 28.8%, मतलब 28.8% होती है। ठीक है, 28.8% दंपत्ति हिंसा होती है, 28.8% हिंसाएं होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कि राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए जो दंपत्ति हिस्सा है वो 28.8 है, यानी 28.8% होती है। और यहाँ पे अगर 28 फरवरी 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो एक रिपोर्ट था उसके सर्वे के अनुसार यहाँ पे वर्ष 2015-16 के लिए जो रिपोर्ट थी NFHS 4 के अनुसार आंकड़े जारी किए गए थे। उन आंकड़ों में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दंपत्ति हिंसा होती है, जो हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाइयाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे 23.6% होती है और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 23.6% और शहरी क्षेत्रों में क्या होता है 31.4% होती हैं। ठीक है, ये आंकड़ा है 2017 पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी और पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ऑन प्रीऑक्यूपेशन ऑफ ओरल पिल्स टू द ओवर द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1। गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा। बताएं फ्रेंड्स ये किस किस चीज को पूछेगा? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी पूछे गए हैं। ऑन प्रीऑक्यूपेशन ऑफ ओरल पिल्स टू दी ओवर द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1। बताएं फ्रेंड्स किस किस चीजों को पूछेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इसको छोड़कर नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रेन। ठीक है, जीवित बच्चों की जो संख्या है इसको छोड़कर बाकी वो सभी चीज़ों को पूछेगा। लेग मसल्स, प्रिक, पैर की मांसपेशियों में चुभन, हेडेक, सिर में दर्द, स्वेलिंग ऑफ फुट, पैरों में सूजन, इन सभी को पूछेगा केवल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रेन को छोड़कर कि जीवित बच्चों की संख्या कितनी है इसे छोड़कर। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें जीवित बच्चों की संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता है।
मधुमेह, गठिया, सिरदर्द, पीलिया, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर तथा अंतिम प्रसव का समय व पैरों में सूजन आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें और आंसर दें। ये सिंपल क्वेश्चन है कि डिक्लाइन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मलेरिया ओवर लास्ट 50 ईयर रिफ्लेक्ट। पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी क्या दर्शाती है। पिछले 50 वर्ष में जो मलेरिया की कमी है वो क्या दर्शाती है। एपिडेमिक ट्रेंड या सेकुलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड या स्पूरियस एसोसिएशन। तो बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। डिक्लाइन इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मलेरिया ओवर लास्ट 50 ईयर्स रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सेकुलर ट्रेंड्स होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि पिछले 50 वर्षों में मलेरिया में कमी सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाता है। किसी लंबी अवधि के दौरान किसी बीमारी के पैटर्न में लगातार बढ़ोतरी या गिरावट को सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सेकुलर प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि आपको एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिख कर डायरी में नोट कर लें, बट आप एक्सप्लेन को पढ़ें। पिछले 50 वर्षों में जो मलेरिया की कमी आई है, ठीक है, जो सेकुलर प्रवृत्ति, जो जिसे सेकुलर प्रवृत्ति कहा गया है, तो इस सेकुलर प्रवृत्ति किसे कहा जाता है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो किसी लंबी अवधि के दौरान, ठीक है, किसी लंबी अवधि के दौरान या किसी बीमारी के पैटर्न में लगातार बढ़ोतरी या फिर गिरावट को सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तभी भी किसी भी बीमारी में लंबे समय तक अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसे भी सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाएगा, और गिरावट हुई तो भी सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें। प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट वन। एक को छोड़कर सभी गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए निम्न उपाय हैं। एक को छोड़कर सभी गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए उपाय हैं। अब बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इसको जो आपके रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, शादी की उम्र का ज़्यादा होना है। ठीक है, ये कोई मतलब कैंसर को लेकर इसका कोई रोल नहीं है कि शादी की उम्र का ज़्यादा होना तो मतलब उसको गर्भाशय ग्रीवा कैंसर हो जाएगा, ऐसा। तो ठीक है, ये आपका बाकी ये जो है यूज ऑफ कंडोम, ठीक है, कंडोम को प्रयोग करना, इफेक्टिव थेरेपी ऑफ एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज अर्थात यौन जनित रोगों का प्रभावी इलाज करना, रेडियोथेरेपी करवाना, ठीक है, ये सभी उपाय हैं। बट यहाँ पे जो फर्स्ट उपाय है ये नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं बुढ़ापे में भी शादी करते हैं। ठीक है, रेजिंग दी एज ऑफ मैरिज, शादी की उम्र का ज़्यादा होना ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं, और हो भी सकती हैं पहले से हों। ठीक है, बाकी जो ये दिए हैं कि रेजिंग दी एज ऑफ मैरिज, ठीक है, शादी की उम्र ज़्यादा होना तो मतलब गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए उपाय है। तो ये कोई उपाय नहीं है कि लंबे उम्र में शादी करना, तो ये कोई उपाय है। ठीक है, बाकी ये सारे उपाय हैं, यूज ऑफ द कंडोम, इफेक्टिव थेरेपी ऑफ एसटीडी और यहाँ पे रेडियोथेरेपी। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए निम्न उपाय हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये तीनों उपाय आप पढ़ चुके हैं ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। टू नोन दी लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड इट्स पोजीशन द इक्विपमेंट यूज्ड इज। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बताएं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यूट्राइन साउंड होगा। क्या होगा, यूट्राइन साउंड। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण है, जो डिवाइस है, उसे यूट्राइन साउंड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्लेसेंटा प्रीविया में जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, जितना हो सके अच्छे से अच्छा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, ब्राइट रेड, चमकीला लाल। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीवियम जो रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? चमकीला लाल होता है, ब्राइट रेड होता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लीजिए। प्लेसेंटा प्रीवियम में योनि द्वारा स्रावित रक्त का चमकीला जो रंग होता है वो चमकीला लाल होता है, या मुख्य रूप से गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में होता है। क्या होता है? गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में होता है, जब गर्भावस्था के दौरान अपरा गर्भाशय के नीचे की ओर जाकर ग्रीवा को ढक देता है या ढक लेता है, तो इस स्थिति को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। ऐसे में डिलीवरी के समय शिशु के लिए योनि मार्ग से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, प्रारंभिक जो गर्भावस्था होती है उसे मेंटेन करके कौन रखता है? ये आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि जो अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, तो प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखने में जो सहायता करता है वो कौन है? यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम, ब्रेस्ट या ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कार्पस ल्यूटियम होती है, ये आपकी प्रारंभिक जो गर्भावस्था होती है जब प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये कार्पस ल्यूटियम करता है। फिर उसके बाद कौन करता है? तो प्रोजेस्टान अहम भूमिका निभाता है, और उसमें आपका कुछ बहुत जो भूमिका है वो एस्ट्रोजन भी निभाता है, बट मेन भूमिका कौन निभाता है? प्रोजेस्टान। लेकिन अगर प्रारंभिक गर्भावस्था की बात की जा रही है, यहाँ पे प्रारंभिक शुरुआती, ठीक है, तो वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करके रखती है। जो प्रेगनेंसी होती है, शुरुआती प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? अंडाशय में ये स्थित होती है, और एक यह कैसे अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह महिलाओं में मासिक धर्म को या मासिक धर्म चक्र को नियमित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है आपके कार्पस ल्यूटियम, तथा प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। गर्भाधान के थोड़े ही समय बाद जब निषेचित अंडा स्वयं को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है, क्या होता है? गर्भाशय की जब दीवार से उसे जोड़ता है तब यह स्त्री को गर्भवती होने का हल्का आभास होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। ये सिंपल क्वेश्चन है। मिनिमम एएनसी विजिट बाय एएनएम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे शुड बी, ठीक है, यहाँ पे शुड नहीं शुड बी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे शुड भी होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए? कितनी विजिट करनी चाहिए फ्रेंड्स? तो यहाँ देखिए 4 विजिट करनी चाहिए। कितनी विजिट? 4 विजिट। चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम 4 एएनसी विजिट करना चाहिए। पहला विजिट कब करना चाहिए? 16 सप्ताह पर जाकर विजिट करना चाहिए। दूसरी जो विजिट है वो 24 से 28 सप्ताह पर, और तीसरी विजिट है 32 सप्ताह, और जो चौथी विजिट होती है वो 36 सप्ताह पर करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोसा इज अ साइन ऑफ, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोसा इज अ साइन ऑफ, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला हो जाना क्या कहलाता है? बताएं, सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे चैडविक साइन होता है, इसे चैडविक साइन कहा जाता है। एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भावस्था के दौरान यूनिक श्लेष्मा के नीला हो जाना, जो नीला हो जाता है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो वजाइनल म्यूकोसा है उसका जो रंग होता है वो फ्रेंड्स वो नीला हो जाता है, इसी को चैडविक साइन कहा जाता है। इसे प्रायः निषेचन के 6 से 8 सप्ताह बाद देखा जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 8 सप्ताह के बाद इसे देखा जा सकता है। गर्भावस्था के कारण स्त्री के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। शरीर में हार्मोनल बदलाव, जैसे हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं। योनि का रंग गर्भावस्था के दौरान बदल जाता है। इसे चैडविक साइन के रूप में
भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें, ठीक है। लेमिनेरिया टेंट और लेमिनेरिया है। अब ये लेमिनेरिया क्या है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हाइड्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर्स। क्या होता है हाइड्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। लेमिनेरिया टेंट क्या है, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि लेमिनेरिया टेंट एक हाइग्रोस्कोपी ऑस्मोटिक डायलेटर होता है। इसका प्रयोग जो उपयोग है वो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने तथा डिलीवरी अथवा गर्भपात के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में किया जाता है, ठीक है। लेमिनेरिया टेंट एक प्रकार का शैवाल से निर्मित एक पतले रॉड जैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, वुमेन हु हैव वुमेन पेपिलोमा वायरस एचपीवी। देखिए एचपीवी का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आर एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संक्रमित व्यक्ति स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की जो संभावना होती है वो क्या होती है, बताएं। तो देखिए इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सर्वाइकल कैंसर। यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो एचपीवी है, इसे संक्रमित स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर की संभावना होती है। जबकि किसी व्यक्ति में एचपीवी संक्रमण शुरू होता है तो उसके कारण उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति के जननांगों पर मस्से बनने लगते हैं। एचपीवी एक ऐसा वायरस है जो यौन संभोग के माध्यम से त्वचा से दूसरे व्यक्ति के त्वचा में फैल जाता है। ये क्या होता है, एचपीवी एक ऐसा वायरस है जो यौन संभोग के माध्यम से आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, इसे एक प्रकार से एसटीडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। संभोग के माध्यम से त्वचा से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, इंटरकोर्स के दौरान ये हो सकता है ऐसा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर, पढ़ने से और आंसर दें। कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो किस कारण से होती है भारत में, तो मुख्य कारण क्या होता है, हेमोरेज, रक्तस्राव, ठीक है, हेमोरेज होता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि रक्तस्राव महिलाओं में बच्चा पैदा होने के बाद होता है। किसी किसी महिला में कम रक्तस्राव होता है और किसी में अधिक रक्तस्राव होता है। भारतवर्ष में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण हेमोरेज होता है अर्थात रक्तस्राव होता है। यह उचित प्रसव प्रबंधन न होने के कारण ऐसा होता है। अब इस समय क्या होता है कि बहुत से लोग पहले घरों में डिलीवरी हो जाती थी, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह, लेकिन अब क्या है रिस्क से भरा हुआ है, ठीक है। अब रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क है, नॉर्मल डिलीवरी घर में कराने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय क्या हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है, लंबी ब्लीडिंग हो सकती है। इस वजह से आप जितना हो सके आपके आसपास अगर पीएचसी है या सीएचसी है आप तो वहाँ पर जाएं, ज़्यादातर सीएचसी अगर, क्योंकि ज़्यादातर सभी ब्लॉकों वगैरह में जहाँ पे अस्पताल हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर जाएं, अपनी डिलीवरी वहीं पर कराएं। घर पर डिलीवरी कराना अब संभव नहीं है, क्योंकि अगर घर पर डिलीवरी करा रहे हैं तो वो जो चीज़ें हैं, जो प्रबंधन है या इंस्ट्रूमेंट है या कुछ मेडिसिन्स वगैरह हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे लोगों की मौत निश्चित हो जाती है। जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा इसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में पीपीएच हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, निकल जाता है, ठीक है, सिक्रेशन हो जाता है। इस वजह से महिलाओं में मृत्यु का कारण हो जाता है, ठीक है। जितना हो सके आप लोगों को अस्पताल में जाना है, 24 घंटे तो आपको अस्पताल में रहना ही रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 890 31 680, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।